औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कशन की आप लोग साथ साथ जो है उसे पढ़ रहे हैं और जो प्रैक्टिकली हम चीज़ें देख रहे हैं उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ रही है। ठीक है जी, आप लोगों को अगर कोई पॉइंट भी समझ नहीं आ रहा तो लाजमन क्वेश्चन करें ताकि आप लोगों के वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो सकें। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किए जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर था उसकी हमने एग्जांपल्स देखी। ठीक है, प्रैक्टिकली हमने उसको व्यू किया। उसके बाद हम लोगों ने साथ में जो है वो उसकी टाइप्स की बात की और आप लोगों ने उसमें से एक बात याद रखनी है कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर कहाँ पे इस्तेमाल करना है और वो उसी जगह पे इस्तेमाल होगा। उसके अलावा किसी और जगह पे अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपके पास एक्चुअल जो आउटपुट है वो नहीं आएगी। उसी को ही लेते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो क्या है, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। कि आपके पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है क्या चीज़ कि आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर, आपके पास कोई भी वैल्यू है आपने उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना। जैसे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आ रही थी तो याद रखिएगा जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा कि आपके पास हमें तो वैल्यू एज इट इज़ नज़र आती है लेकिन वो एज इट इज़ नहीं होती, बल्कि क्या होती है वो डिफरेंट कॉलम्स में आपके पास वैल्यू जो है वो नज़र आ रही होती है। जैसे सपोज़ कर लें कि ये आपके पास एक वैल्यू है 35, ठीक है, तो वो आपके पास मैंने कहा जी 4 कॉलम्स में डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे अभी समझा रहा हूँ कि वैल्यू थी 35, मैंने कहा जी वो 4 कॉलम्स में जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, तो आपके पास 5 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे, लेकिन वैल्यू जो है वो 2 डिजिट वाली थी, कॉलम 4 डिजिट थे, तो ये 2 क्या हो गए, खाली रह गए। यानी कि आप लोगों के पास ये जो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है ये तो एक काम ये करता है कि नंबर ऑफ़ कॉलम जो हम इस्तेमाल करते हैं वैल्यू को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, और दूसरी चीज़ हमारे पास ये चीज़ बताता है कि किस तरह से वैल्यू को डिस्प्ले करना है आपके पास स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर वैल्यू कैसे नज़र आएगी, ठीक है, यानी कि आप ये समझ लो कि वैल्यू को कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे स्क्रीन के ऊपर लिखना है, ठीक है, कितनी जगह लेनी है उसने और किस पोजीशन पे आपने लिखना है, वो आप लोगों के पास किसकी मदद से होगा, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है, हम कैसे बताते हैं अपने प्रोग्राम को कि भाई आपने ऐसे वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फ्लैग और उसके बाद विड्थ और प्रिसिशन। ठीक है, ये प्रिसिशन की बात तो आएगी फ्लोटिंग पॉइंट के साथ, लेकिन अभी 2 बातें कर लेते हैं, फ्लैग और विड्थ की। फ्लैग का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि वैल्यू के अरेंज किस तरह से करनी है। वैल्यू अरेंज हो आपके पास लेफ़्ट साइड से या राइट साइड पे वैल्यू लिखी जाए। ठीक है, ज़रा छोटी सी एग्जांपल फिर से यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है, +4D। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैग हमारे पास क्या है, प्लस है, ठीक है जी, और आपके पास टोटल 4D का मतलब ये है कि टोटल कॉलम्स कितने बनने हैं, 4 बनने हैं। दोबारा से कि +4D का मतलब क्या है, D तो हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर, कौन सी वैल्यू का, इंटीजर का, और हमारे पास ये प्लस क्या है, ये फ्लैग है, और उसके बाद 4 का मतलब ये है कि टोटल खाने कितने बनने हैं, 4, कॉलम्स कितने बनने हैं, 4 बनने हैं, और उसमें वैल्यू कौन सी आएगी, 35 आएगी। तो जब 35 आएगी तो प्लस होने की वजह से वो आप लोगों के पास क्या है, पहले 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 कॉलम्स क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। आप देखेंगे कि जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे ना इन्हीं वैल्यूज़ को लेकर, तो आप लोगों के पास है यहाँ पे आपको वहाँ पे कॉलम्स तो लिखे हुए नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, बने हुए कॉलम्स तो नज़र नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएगी, स्पेस नज़र आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खाने हैं ये क्या रह गए, खाली रह गए। आगे आप लोगों के पास अगर यहाँ पे देखें परसेंटेज माइनस, यहाँ पे भी ना आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह से आएगा परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो क्या है, 4 कॉलम्स बना रहा है, लेकिन किस वैल्यू के लिए, किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए। और यहाँ पे देखें अब वो क्या कह रहा है कि परसेंटेज, ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब ये कितने खाने बना रहा है, 6, और आपके पास वैल्यू कौन सी टाइप की है, इंटीजर टाइप की है ना। और उसके बाद यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। माइनस से क्या मुराद है, यानी कि अगर प्लस होता तो हम यहाँ से यानी कि इस तरह से स्टार्ट हुए और इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके माइनस आ गया तो हम यहाँ से स्टार्ट होंगे और इस डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे वैल्यू थी -786, तो आपके पास माइनस ये आ गया, 7 ये आ गया, 8 ये आ गया, 6 ये, और ये 2 खाने जो है वो क्या रह गए, खाली रह गए। तो आप लोगों के पास ये जो -6D है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 आपके पास कॉलम्स बनने हैं, लेकिन वैल्यू हमारे पास 4 हैं, तो पहले 4 कॉलम्स में वो वैल्यू आ जाएगी और आखिरी 2 कॉलम्स में आपके पास क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। अब इसकी तरफ वापस आते हैं।
यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, फ्लैग माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। माइनस का मतलब क्या है कि आउटपुट इज लेस, आपके पास क्या है, लेफ्ट जस्टिफाइड है, ठीक है, यानी कि अरेंज किस साइड पे करना है, लेफ्ट साइड पे। और आपके पास प्लस का मतलब क्या है, राइट जस्टिफाइड के आउटपुट आपके पास अरेंज किस फॉर्म में होगी, आप किस साइड पे होगी, राइट साइड पे होगी। यहाँ पे देखें आप लोगों के पास यही आप लोगों के पास क्या है, ये राइट साइड है तो आउटपुट आपके पास इस साइड पे आ रही है, और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है तो आउटपुट आपके पास किस साइड पे आ रही है, लेफ्ट साइड। ये किसकी वजह से, सिर्फ ये जो माइनस साइन है और यहाँ पे ये जो प्लस साइन है, ये बेसिकली बता रही है कि आपकी आउटपुट अरेंज किस साइड पे होगी, लेफ्ट साइड पे होगी या फिर राइट साइड पे होगी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़े थे, वहाँ पे अलाइनमेंट का पढ़ा था, जिसमें हमने लेफ्ट अलाइन का पढ़ा था, राइट अलाइन का पढ़ा था, सेंटर अलाइन का पढ़ा था। तो वो आप लोगों के पास सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आपने जो आउटपुट है उसकी वैल्यू जो है उसको अरेंज किस तरह से करना, लेफ्ट साइड पे लिखना है या राइट साइड पे लिखना है, ये आप लोगों को ये सिम्बल्स बताएंगे। अब ये चीज़ें ना आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना आप लोगों के पास आउटपुट में हमारा एक क्वेश्चन आता है जी, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, वो 2-3 लाइंस लिखी होती हैं, आपको उसका रिजल्ट बनाना होता है। तो उस पोर्शन में आप लोगों के पास ये जो रिजल्ट है, ये आप लोगों के पास, यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमें करनी पड़ती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। अभी इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद हम लोग वापस इसी पॉइंट पे आएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। जी बच्चों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बोर्ड के ऊपर, अब उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं कि जो बातें हमने बोर्ड पे की क्या वाकई ही ऐसा होता, ताकि आप लोगों को मजीद जो है इसके ऊपर क्लियरेंस मिल सके। तो वही सेम काम आप लोगों ने करना है। सबसे पहले अपना जो कंपाइलर है टर्बो C++, उसे ओपन कर लें, ठीक है, और उसी के अंदर ही हम क्या करते हैं, सेम वही कोड जो है वो लिखते हैं, सेम वैसी वैल्यू लेते हैं और उसके बाद उन वैल्यूज को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमें रिजल्ट कैसे मिलता। अब जरा गौर कर लें, यहाँ पे हमारे पास मैंने क्या किया है, एक नंबर ले लिया है और नंबर में मैंने क्या स्टोर कर लिया, 35, वही वैल्यू जो बोर्ड के ऊपर मैंने लिखी। और उसके बाद मैंने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट, आप लोगों को पता है कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है, आउटपुट के लिए, कि कोई भी रिजल्ट है अगर आपने आउटपुट स्क्रीन पे भेजना है तो उसके लिए हमारे पास किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रिंट एफ की जो है वो जरूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक num1 जो है वो एक वेरिएबल लिया इन टाइप का और उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, 35, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें प्रिंट एफ में क्या लिखा है, वैल्यू इज, यानी कि ये मैसेज हो गया, ठीक है, जिसे हमने कंट्रोल स्ट्रिंग का नाम दिया था। और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यूज किया है और वो कौन सी टाइप के लिए है, इंटीजर टाइप के लिए है, और मैं क्या यूज कर रहा हूँ, %4d। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉलम्स कितने बनेंगे, 4, और उसके अंदर वैल्यू कौन सी आएगी, num1 की वैल्यू आएगी, और num1 में क्या पड़ा हुआ है, 35 पड़ा। आप इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है जी। देखिए कोई है आपके पास यहाँ पे वार्निंग्स 2 आ रही हैं, इसको जरा स्टडी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं num3 इज असाइंड दैट इज नाउ यूज्ड। अब यहाँ पे ना एक चीज आपने और अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया तो ये हमें वार्निंग देगा। तो आपने ऐसा कोई वेरिएबल जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाना जिसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन हमारे पास आगे 2 लाइन अगर आप देखी हो जिनको मैंने कमेंट किया है, // अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 9 का जब हम एंड कर रहे थे तो मैंने क्या किया था, आप लोगों को एक कमेंट का टॉपिक बताया था कि वो कमेंट वो लाइंस होती हैं जो कंपाइलर इग्नोर करता है, जिन्हें कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस को क्या कर दिया, इसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। किसकी वजह से, ये जो // मैंने लगा दी है स्टार्ट के अंदर, इसकी वजह से, ठीक है। इसलिए ये आपको अगर वार्निंग दे रहा है, क्योंकि मैंने तो आगे जाके ये जो है ना ये दोनों वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है, इसलिए इनको यहाँ पे लिखा रहने देते हैं। अब इसको कंपाइल कर लिया है, कंपाइल करने के बाद हम इसको अब क्या करते हैं, आप लोगों के पास है रन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी आती है, ठीक है, वो भी आप लोगों को साथ में बताता जाऊं कि हमारे पास क्या है कि वो वेरिएबल जो आप लोगों ने डिक्लेयर नहीं किए हुए, यानी कि इस्तेमाल नहीं किए, वो आप लोगों के पास कई दफा हमारा जो प्रोग्राम है उन्हें एग्जीक्यूट होने में भी प्रॉब्लम करता है। जैसे यहाँ पे देखें मैंने इसे रन करने की कोशिश की लेकिन ये रन नहीं हुआ। उसने कहा भाई पहले इनको रिमूव करो, फिर मैं जो वार्निंग्स जो है ना वो खत्म करें और उसके बाद आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। मैंने इन्हें भी कमेंट कर दिया। अब देखें कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है। अब इसे क्या कर सकते हैं, हम रन कर सकते हैं। रन किया लेकिन वही प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम आउटपुट यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। अब देखें आउटपुट में क्या मिला, वैल्यू इज, वो जो कंट्रोल स्ट्रिंग हमने यूज किया, और यहाँ पे देखें ये स्पेस आ रही है। ये स्पेस क्यों आ रही है, क्योंकि हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया उसमें %4d लिखा था। तो हमें इसने क्या कर दिया,
आपके पास वैल्यू को इस तरह से डिस्प्ले कर दिया कि उसकी जगह पे, कॉलम्स की जगह पे क्या जनरेट कर दी, स्पेस जनरेट कर दी। ये वही बात आ गई जो बोर्ड के ऊपर मैं लेफ्ट जस्टिफाइड और राइट जस्टिफाइड की कर रहा था। ठीक है, अब दूसरे कोड को देखा, अगर यहाँ पे तो हमने कोई साइन यूज नहीं किया था, प्लस का साइन था, तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसने क्या करी, वैल्यूज को इस तरह से अरेंज कर दिया। आप दूसरी एग्जांपल देखते हैं, साथ में दूसरी एग्जांपल में देखें मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, नम 2 के अंदर मैंने क्या रखा है, -786। ठीक है, तो अब दूसरी एग्जांपल को देखते हैं जी, वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, ये आप लोग अब मैं पहली वाली लाइन को कमेंट कर देता हूं और उसकी जगह पे दूसरी लाइन को हम यूज कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए, आप देखें प्रिंट एफ वैल्यू इज, और यहां पे क्या लिखा है, परसेंटेज -6d। अब देखें पहले माइनस का साइन नहीं था साथ में, लेकिन अब किसका साइन है, माइनस का साइन है। पहले अरेंजमेंट किस तरह से आप जरा देखते हैं, क्या अरेंजमेंट आपके पास वैसी है जैसी आप लोगों के पास प्लस के साइन के साथ थी। तो हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और उसके बाद इसे रन किया देते हैं। ये रन किया और उसके बाद आउटपुट स्क्रीन जो है वो इसकी क्या कर लेते हैं, स्टडी कर। अब देखें यहाँ पे वैल्यू इज आगे -786, लेकिन यहाँ पे देखिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है ये जो दो जगह है ये खाली छोड़ दी उसने। ठीक है, देखें जरा, दो कॉलम्स की कुछ रिप्रेजेंटेशन हल्की सी हो रही है। तो ये आप लोगों के पास क्या है कि जब आप ये फ्लैग का सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो अरेंजमेंट आपकी लेफ्ट साइड पे होगी या राइट साइड पे होगी, ये माइनस और प्लस के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है। तो आप लोगों के पास ये जो फ्लैग है, ये जो साइन है, ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप चाह रहे हो कि अरेंजमेंट आपने कैसे करनी है, वैल्यू को आपने लेफ्ट जस्टिफाइड करना है, राइट जस्टिफाइड करना है, तो उसके मुताबिक आप इसको क्या कर लेंगे, फ्लैग्स का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास छोटी छोटी दो एग्जांपल आ गई जिसमें हमने ये कहा जी, जैसे बोर्ड के ऊपर हमारे सामने रिप्रेजेंटेशन थी कि कॉलम एक साइड पे आपके पास दो छोड़े गए, फिर आपके दूसरे के अंदर दूसरी साइड से छोड़े गए। तो जैसी वहां पे रिप्रेजेंटेशन थी सेम वैसे ही रन होने के बाद भी आप लोगों के पास आ गई। लेकिन किसकी वजह से, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ये 4D का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे माइनस आप लोगों के पास 6D का इस्तेमाल। जब -6d का इस्तेमाल हुआ तो एंड पे कॉलम छोड़े अगर वैल्यू छोटी है तो, और अगर आपने माइनस का इस्तेमाल नहीं किया तो आपने कहां पे वैल्यू छोड़ेंगे, कहां पे कॉलम्स आप लोगों के पास स्किप हुए, यानी कि फर्स्ट साइड पे, यानी कि वैल्यू से पहले। तो ये आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है कि ये आउटपुट के लिए बड़ी जरूरी है कि आप लोगों की आउटपुट किस तरह से आएगी, लेफ्ट जस्टिफाइड आएगी या राइट जस्टिफाइड। ये आप लोगों के पास माइनस और प्लस के ऊपर ही बेस करेगा। और ये 2 नंबर का सवाल आ जाता है जिसमें कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा जाता है और आपको बोला जाता है कि ये जो है इसमें से जो आउटपुट है वो फाइंड कर दें। अब तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। जी बच्चों, आप लोगों ने प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, वही सेम मैकेनिज्म है, वैसे ही आउटपुट आपको मिल रही है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे देखें क्या है, +4d कि अगर आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव है। क्योंकि एक बात और यहाँ पे बताते थे, वहाँ पे मैंने प्लस का साइन साथ में यूज़ नहीं किया क्योंकि ऑटोमेटिकली जिस वैल्यू के साथ कोई सिंबल नहीं होता उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो कंसीडर करते हैं। तो ये क्या है, आप लोगों के पास पॉजिटिव ही है। और यहाँ पे आप लोगों का वैल्यू 35 है, तो इसके अंदर आपके पास रिजल्ट किस तरह से कि 4 कॉलम्स के अंदर, लेकिन स्पेस कहाँ पे बची, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हमने साथ में माइनस का सिंबल यूज़ किया तो स्पेस हमारे पास कहाँ पे बची, एंड पे। और कितने कॉलम्स कि यहाँ पे 6d है, 4 वैल्यूज़ थी तो 2 कॉलम पीछे बच गए। अब तीसरा पॉइंट जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया वो कौन सा था, आप लोगों के पास फ्लोटिंग पॉइंट था। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, %m.nf कि वैल्यू कोई है, ये बताएगा कि टोटल कॉलम्स कितने हैं और ये बताएगा कि पॉइंट के बाद कॉलम्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे देखें वैल्यू क्या है, आपके पास 8.2f, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल ये खाने कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। और पॉइंट के बाद कितने आएंगे, 2 आएंगे। और अगर वैल्यू कुछ ये हो जाती 25.412 तो हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद कितने खाने हैं, 2 हैं। तो 4 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया और 2 के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए 2 क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगा। और हमें जो आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा वो क्या है, एंड पे 1 ही मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे और माइनस यहाँ पे। और बाकी ये जो खाने 2 बच जाएंगे ये क्या कंसीडर होंगे, आपके आउटपुट के मुताबिक स्पेस कंसीडर होंगे जब आप लोग उसको रन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे स्पेस नहीं होगी बल्कि क्या होंगे, कॉलम्स होंगे।
ठीक है। और हमारे पास आज का टॉपिक यही था कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हम यूज़ करते हैं वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, स्टेट द यूज़ ऑफ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, तो ये आप लोगों को लाजमन पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक दो और प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट आप लोगों के सामने आ रही हैं। उन प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ है कि आपने इसका रिज़ल्ट बताना है, तो इन वैल्यूज़ को आपने रिप्रेजेंट करके, जैसे ये मैंने कॉलम्स बना के रिप्रेजेंट किया है, सेम वैसे ही कॉलम बना के रिप्रेजेंट करके आप लोग हमें व्हाट्सएप करेंगे ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को किस हद तक क्या है समझ आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि प्रैक्टिकली आप लोगों को जो चीज़ें दिखाई गई वो आप लोगों को ज़रूर उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर एक दफ़ा समझने से, अंडर देखने से आपको वो चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप उसको दोबारा से पीछे बैक साइड पे थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर से क्लियर हो जाए। वहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने एक और मैकेनिज़्म भी अडॉप्ट किया कि मैंने कुछ लाइन्स को कमेंट किया। कमेंट करने का मकसद यही था कि आप लोगों को जो एक्चुअल आउटपुट है वही मिले, बाकी लाइंस क्या हो जाएं वो प्रोग्राम का हिस्सा ना हो, बल्कि कंपाइलर उन्हें क्या कर दे, इग्नोर कर दे। और वो आप लोगों के पास जो मैंने कमेंट यूज़ किया वो कौन सा था, सिंगल लाइन कमेंट था जो डबल स्लैश से जाहिर किया गया। यानी कि मैंने जो लाइंस एग्जीक्यूट करनी होती थी तो उनका कमेंट हटा देता था, बाकियों को कमेंट कर देता था ताकि वो लाइंस क्या हो, एग्जीक्यूट ना हो, ताकि आउटपुट में सिर्फ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक ही आउटपुट मिले जो आप लोगों को क्लियर करे कि ये इन्हीं लाइंस की ही आउटपुट है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों की बात जो है वो, जो आप लोगों तक जो बात पहुँचानी थी वो पहुँच गई होगी, आप लोगों को ये कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। दोबारा से अगर आप में से किसी को भी समझ नहीं आया, प्रैक्टिकली कोई पॉइंट आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, तो आप डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप मैडम से डिस्कस कर सकते हैं, शहजाद साहब हैं, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है जी, डायरेक्टली किसी से भी डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों के पास आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम एस्केप सीक्वेंस के ऊपर करेंगे और उसको भी प्रैक्टिकली व्यू करेंगे। ठीक है जी, उस टाइम तक अल्लाह हाफिज़।